जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बड़े ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे, पूरी ईमानदारी लगन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे कि परीक्षाओं का समय भी काफी निकट आ गया है, तो आपकी परीक्षाओं की तैयारी भी आपकी बड़ी ही जोरों शोरों से चल रही होगी, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ। मैं आपका अपना एजी सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, जो कि आपके लिए यूपी पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए, इसके साथ साथ आरओ एआरओ और लोअर पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए भी ये काफी रिलीवेंट क्लास होने वाली है। तो बिना समय गवाए हम आज की क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस क्लास के बारे में बता दें कि हमने प्रीवियसली भी इसके वीडियोस बना चुके हैं इसके बारे में। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो पॉलिटी की क्लास है, इस पॉलिटी की क्लास में, इस सेगमेंट में हम पूरा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ना पूरा कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आजकल का जो पैटर्न चल रहा है वो क्वेश्चन बेस्ड ही है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से क्रिटिकली फॉर्म में क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नों के माध्यम से हम क्लासों को कंप्लीट करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक ही हम क्या करेंगे, पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। तो यहाँ जो हमने कुछ पहली 2-3 क्लास रखी हैं, या हम 1 से 5 क्लास जो हैं वो पूरी कवर करेंगी 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है उस पूरा कवर करेंगे। उसके बाद फिर संविधान सभा से लेकर चीजें चलेंगी और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी क्रम में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी क्लास थर्ड है। और तीसरी क्लास में, इससे पहले भी हम 2 क्लास दे चुके हैं आपको, तो वो आप जरूर देख लें। और इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, तो आज की जो पॉलिटी की क्लास है, भारतीय राज्य व्यवस्था, वो हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में हम बता देते हैं कि अभी जो हमारा सेगमेंट चल रहा है ये 1773 से लेकर के 1947 का तक का जो सेगमेंट है, जो भी इंडियन पॉलिटी में बदलाव हुए, जो भी संविधान के निर्माण के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, तो वो पृष्ठभूमि को हम इन माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण क्लास है, लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए और परीक्षाओं में सफलता के लिए लाभ उठाते रहिए, प्रश्नों के माध्यम से चीजों को समझते रहिए। चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है आज की क्लास का, वो ये है, महिला मताधिकार एवं आरक्षित स्थान से संबंधित है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में करा दिया था, वहीं से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहीं से हमने पिछली क्लास को छोड़ा था, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि इसका आंसर जो था हमने पहले बता दिया था कि सभी की जो महिलाएं थी उनको जो है ना वो वोटिंग का अधिकार नहीं था, सभी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, जबकि कुछ महिलाओं या कुछ वर्गों तक सीमित था। लेकिन 1935 के एक्ट में इसे महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ दलित लोगों के लिए और कुछ विशिष्ट लोगों के लिए भी, यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए भी प्रावधान किया गया था। तो इसमें केवल 2 जो विकल्प वाला जो है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर था। ठीक है, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और ये है आज का पहला प्रश्न जो है आपके लिए, भारतीय सिविल सेवा का ऐतिहासिक विकास से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उन परीक्षार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यूपीपीसीएस है ना, आरओ और सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये प्रश्न उनसे संबंधित है और ये उम्मीद की जाती है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को लगभग ये प्रश्न आता ही होगा। चलिए, तो भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और दोनों में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। देखिए, पहला कथन है, अच्छा ये प्रश्न जो है वो आरओ की परीक्षा में पूछा भी गया है, 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला है कि 1919 एक्ट में सिविल सेवा के लिए भारत में परीक्षा का प्रावधान हुआ। पहला मतलब ये दिया गया है कि जो सिविल सेवा की परीक्षा थी वो भारत में, ध्यान रखेंगे, भारत में परीक्षा का प्रावधान हुआ 1919 के अकॉर्डिंग, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 1941 में सिविल सेवा में भारतीयों का जो प्रतिशत था वो यूरोपियों से अधिक था। ठीक है, तो ये 2 बातें हैं और दोनों बातों बतानी है कि क्या कौन सी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले हम विकल्पों की तरफ देखेंगे। विकल्प एक और 2, दोनों, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, चलिए, तो पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं और उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे तो काफी ठीक रहेगा। चलिए, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना इसका जरूरी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रश्न ये भी पूछा गया है कि सिविल सेवा की परीक्षाओं की शुरुआत या आरंभ जो है वो कब हुआ। ठीक है, तो हमने पढ़ा है चार्टर एक्ट, है ना,
चार्टर एक्ट जो 1833 का जो चार्टर एक्ट है, यहाँ पर सिविल सेवा के बारे में प्रावधान शुरू हुए थे। यानी पहले जो इसमें जो लोग आते थे वो सरकार के द्वारा चुने हुए होते थे और परीक्षा के माध्यम से नहीं आते थे। तो चार्टर एक्ट 33 में विचार बनाया गया कि जो सिविल सेवा में जो मतलब परीक्षा में मतलब जो लोग आ रहे हैं, है ना, वो लोग परीक्षा के माध्यम से आने चाहिए। तो ये विचार वहां पर सर्वप्रथम रखा गया, लेकिन ये विचार वहां पर पारित नहीं हो सका था। तो 83 वाला जो था, इसके जो प्रथम चरण था वो यहीं पर रखा गया, पर यहाँ से सिविल सेवा परीक्षा शुरू नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अगला चरण कहां पर आया? तो अगला चरण जो आया इसके बाद में जो भारत परिषद अधिनियम 1853 आया था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार शासन अधिनियम 1853। तो एक्ट जो 1853 का जो एक्ट था, 1853 का जो एक्ट था, इस एक्ट में क्या किया गया, यहां प्रावधान किया गया था सिविल सेवा के लिए। और इस 1853 एक्ट के अनुसार ही 1854 में, कब? 1854 में क्या किया गया, सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई लंदन में। कहां पर की गई? लंदन में। ठीक है, सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, सिविल सेवा आयोग। ठीक है, सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई, कहां पर? लंदन में की गई थी। ठीक है, लंदन में की गई, यानी इसका मतलब ये था कि यहां से परीक्षा शुरू होगी, लंदन में होगी, भारत में नहीं होगी। ठीक है, हम पृष्ठभूमि को समझ रहे हैं और यहां से चलते हुए आपके जो पहले कथन तक पहुंचेंगे। और इस आयोग के अनुसार, यानी इस आयोग ने पहली बार 1855 में ये परीक्षा संपन्न कराई, लंदन में हुई थी, भारत में नहीं हुई। अब चूंकि ये परीक्षा, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो काम करने के लिए कहाँ आएंगे? भारत में आएंगे, क्योंकि ये भारतीय सिविल सेवा है, इंडियन सिविल सर्विसेज है, आईसीएस परीक्षा बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? आईसीएस। ठीक है, ये आईसीएस की परीक्षा है, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, जो कि आजकल आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ये वही परीक्षा है। तो यहाँ के जो अधिकारी चुने हुए हैं, ये लंदन में परीक्षा देंगे और भारत में काम करने के लिए आएंगे। तो भारतीय लोग जो हैं वो इसका विरोध करते हैं कि अगर भारतीयों के लिए अधिकारियों का चुनाव होना है तो वो परीक्षा भारत में होनी चाहिए, लंदन में क्यों कर रहे हैं? तो ये परीक्षाएं मतलब इनके लिए विरोध चलता रहा और लगातार जो है भारतीय इस परीक्षा के भारत में होने की मांग करते रहे, लेकिन सरकारों ने पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि वर्तमान समय में आज की सरकारें विद्यार्थियों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही हैं, उसी प्रकार से इन लोगों ने भी भारतीयों की मांग पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये रवैया चलता रहता है, मांगे चलती रहती हैं, लेकिन सरकारें ध्यान नहीं देती और ये प्रक्रम चलता रहता है। अब समय आता है 1919 का, जो अधिनियम 1900 भारत शासन अधिनियम 1919 आया है ना, तो 1919 के अकॉर्डिंग क्या किया गया, यहाँ पर कुछ प्रावधान किए गए। 1919 के अकॉर्डिंग भारतीयों की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और यह परीक्षा पहली बार 1922 में भारत में कंडक्ट कराई गई। यानी 1922 में पहली बार ये परीक्षा भारत में हुई। ठीक है, और अधिनियम जो था वो 1919 के अकॉर्डिंग इसको भारत में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो ये मसला है। ठीक है, अब यहां पर हम इस बात को समझते हुए चलेंगे कि 1922 में पहली बार भारत में परीक्षा हुई और अधिनियम 1919 के अकॉर्डिंग हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला कथन जो है वो सही हो जाता है कि 1919 एक्ट में सिविल सेवा के लिए भारत में परीक्षा का प्रावधान हुआ था और इसी के अनुसार 1922 में परीक्षा कराई गई थी। ठीक है, चलिए दूसरा कथन को देखते हैं कि 1941 में सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो गया था। ये बात भी सही है। अब देखिए क्या है कि परीक्षा भारत में होने लगी तो भारत के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और लगातार इस परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते रहे और ये प्रक्रम चलता रहा। तो 1930 का जो दशक है उसके आखिरी में आते आते, यानी दशक के अंत में आते आते भारतीयों का प्रतिशत जो है इसमें बढ़ गया था, क्योंकि लंदन से परीक्षा देने वाले ब्रिटिश लोग थे वो कम आ रहे थे और भारतीय परीक्षा इसमें बढ़ चढ़ के भारतीय लोग भाग ले रहे थे और इसकी वजह से क्या होता है कि भारतीयों का प्रतिशत जो है वो यूरोपियों से अधिक हो जाता है। तो कथन दो भी इसमें सही है, यानी एक और दो दोनों कथन क्या है, सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा या कौन सी निर्वाचन भारत अधिनियम 1919 के तहत हुआ, यानी किस किस वर्ष में अधिनियम 1919 के अकॉर्डिंग चुनाव कराए गए थे। ठीक है, तो ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए पहला है 1926, दूसरा है 1937 और तीसरा है 1945। तो यहां पर जो है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऑप्शन ए यानी 1919 और 1945 में जो चुनाव हुए वे चुनाव 1919 के तहत कराए गए थे, 1937 का चुनाव इसके तहत नहीं था। तो यानी 1926 और
1945 जो है ऑप्शन ए और बी जो है मतलब सी जो है वो सही है, ए और सी सही सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों ही सही है। ठीक है, 1937 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न भी 2018 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1919 में जो अधिनियम बना उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों चुनाव हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था। ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, पिछली बार अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको मॉडिफाई करके पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, कैसे बदलाव करके पूछा गया। पिछला प्रश्न जो था वो देखिए 2018 में पूछा गया और ये वाला जो प्रश्न है ये 2020 में एमपीपीएससीएस में पूछा गया है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमें इसका उत्तर पहले से ही पता है कि 1945 में जो था वो अंतिम चुनाव था, यानी 1945 में चुनाव हुआ था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कहता है राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की संवैधानिक शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935, 1909 और 1947। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति जो होती है वो किस अधिनियम के अंतर्गत यानी किस अधिनियम से प्रेरित है, किस अधिनियम से भारतीय संविधान में शामिल करी गई है। तो पहले तो ऑर्डिनेंस को समझते हैं कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, अध्यादेश क्या होता है। कि जब भारत के दोनों सदन कार्यरत नहीं होते हैं या निलंबित होते हैं, ठीक है, या अवकाशित होते हैं, तो उस समय भारत में मतलब विषम परिस्थितियों में अगर कोई नियम या कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति को ये शक्ति है संविधान से, यानी संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 123 है ना, तो ध्यान रखेंगे भाग 5 में अनुच्छेद 123 जो है, तो अनुच्छेद 123 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है यानी शक्ति प्राप्त है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है जो 6 महीने तक लागू रहेगा। और 6 महीने के तक लागू होने के बाद अगर सदन होता है और सदन में उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो वो एक एक्ट या कानून बन जाएगा, अन्यथा 6 महीने के बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस एक विषम परिस्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 123 भाग 5 में दिया गया है ये। ठीक है, भाग 5 में ये दिया गया। अब प्रश्न हमारा ये नहीं है, प्रश्न हमारा है कि किस चीज से प्रेरित है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि अध्यादेश जो है वो अधिनियम जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था। 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था। तो वहां पर जो भारत का गवर्नर जनरल था यानी भारत का वायसराय जो था उसे ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार था। वहां पर उसको एक शक्ति दी गई थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति वहां पर इस अधिनियम के अकॉर्डिंग दी गई थी 1861 में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय संविधान आर्टिकल 123 में जो शक्ति प्राप्त है वो इसके अनुसार नहीं बल्कि भारत सरकार एक्ट 1935 के अनुसार है। इसकी धारा 42 और 43 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी धारा 42 और 43। लेकिन सबसे पहली बार अध्यादेश यानी जो ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति जो थी वो 1861 में भारत के जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे उनको ये प्राप्त थी यहाँ पर 1861 में। लेकिन भारतीय संविधान में जो शामिल की गई है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और धारा 43 के अंतर्गत ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, यानी यहां से अभिप्रेरित है। ठीक है, तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहेंगे कि जब यहां से है तो आपने ये क्यों बताया। तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्न को मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है कि पहली बार ये कब लागू किया गया या पहली बार ये कहाँ दिखाई देता है, किस अधिनियम में दिखाई देता है, तो आप इसको बता पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपकी जितना भी, क्योंकि हम प्रश्नों के माध्यम से ही कर रहे हैं तो हमें बैकग्राउंड हिस्ट्री को इन्हीं के माध्यम से ही खोजना होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे आगामी परीक्षाओं में प्रश्नों के जो मॉडिफाइड होकर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके उत्तर देने में हमें सहजता होगी। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न जो है कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त होता है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त होता है। तो यहां पर दिया गया 1909 का भारतीय काउंसिल एक्ट, 1919 का भारत सरकार एक्ट,
1935 का भारत सरकार एक्ट और 1947 का स्वतंत्र एक्ट। तो ये प्रश्न जो है बड़ा ही आसान है, ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। यानी संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वो 1935 अधिनियम में दिखाई देता है। 1935 तक यानी भारतीय संविधान लागू होने से पहले तक सबसे बड़ा और जटिल अगर कोई अधिनियम है तो वो है 1935। ठीक है, सबसे बड़ा है और सबसे जटिल अधिनियम है, और इसी में संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो प्रवृत्त होता है। तो ऑप्शन सी यानी 1935 वाला जो है भारत सरकार अधिनियम वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है वो किस योजना पर आधारित है या किस अधिनियम के द्वारा ये अभिप्रेरित किया गया है, प्रेषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है पार्लियामेंट्री सुधार 1909, चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो जैसे कि हमने जो पिछली क्लास से पढ़ी है उस पिछली क्लास में हमने इसको खूब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, यानी प्रांतों में आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय का कंसेप्ट जो है या द्विसदनात्मक सरकार जो है पहली बार 1919 के अकॉर्डिंग आई थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो है वो केंद्रों में द्वैध शासन से संबंधित है। तो केंद्रों में जो द्वैध शासन आया था वो अधिनियम 1935 के अनुसार, यानी प्रांतों को वहां स्वायत्तता प्राप्त हुई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, हालांकि संघात्मक सरकार का भी यहाँ पर प्रावधान था, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस आधार पर होना चाहिए, केंद्र में और राज्यों के शक्तियों का विभाजन। ठीक है, यानी हस्तांतरित और आरक्षित विषय कहे जाए या केंद्र और राज्यों की शक्तियों का जो विभाजन है वो अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग है। तो ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। देखिए अब आप कहेंगे कि 1935 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, भाई इंपॉर्टेंट भी है आर्टिकल जो ये अधिनियम एक्ट 1935 जो है ये काफी महत्वपूर्ण एक्ट है और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो संभवतः कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो विकल्प है अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात यहाँ पर की गई थी, यानी भारत को संघात्मक व्यवस्था में लाने का यहाँ पर प्रावधान था। ठीक है, और संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1937 में करी गई थी, 1 अक्टूबर 1937 को, ये हमने पढ़ ही रखा है पिछली क्लास में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ बात करेंगे संघात्मक प्रावधान था तो किस तरीके से संघ बनाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर 3 चीजों को मिलाकर संघ बनना था। 3 चीज में पहली चीज क्या थी, वो चीज थी कि जहां पर अंग्रेजों का शासन था जिन प्रांतों में, ठीक है, तो अंग्रेज शासित प्रांतों को शामिल किया गया। अच्छा, इसके अलावा कमिश्नरेट, यानी 4 जो प्रांत थे उनमें कमिश्नरेट था, तो चीफ ऑफ कमिश्नर हुआ करता था, तो वो 4 राज्य वो शामिल करने थे। इसके अलावा जो देसी रियासतें थी यानी जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भी यहाँ पर शामिल करना था। तो ये 3 कैटेगरी के प्रांतों को शामिल करके यहाँ ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात थी, यानी भारतीय महासंघ के निर्माण की बात थी यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें शामिल था। ठीक है, बात हो रही है कौन सा इसमें से नहीं था, तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये तो इसमें शामिल था, तो ये तो ठीक है। बात है नहीं की, तो हमें नहीं वाला यानी गलत वाला है वो पहचानना है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को थे, तो अवशिष्ट विषय जो थे वो प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं थे। अब जब बोलेंगे कि अवशिष्ट विषय होता क्या है, पहले तो ये जान लीजिए, अवशिष्ट विषय वो विषय होते हैं कि जो मतलब जब क्या होता है कि विषयों को राज्यों या प्रांतों के अंतर्गत बांट दिया जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार में बांट दिया जाता है, तो कहीं कोई नया एक विषय उत्पन्न होता है जो उस विषय सूची में शामिल नहीं होता है, किसी भी तरीके से अगर छूट जाता है या क्या कोई समयांतराल में, है ना, कालांतर में कोई नया विषय उत्पन्न होता है, तो जिसके बारे में कोई अधिनियम या नियम नहीं है, तो उसके बारे में नियम बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास होनी चाहिए। तो ऐसे विषयों को जो अकस्मात उत्पन्न होते हैं या जिनका प्रावधान संविधान में या अधिनियम में नहीं होता है, ऐसे विषयों को क्या कहते हैं, अवशिष्ट विषय कहते हैं। तो ऐसे अवशिष्ट विषयों को प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं दिया गया था, बल्कि ये किसके पास थे, गवर्नर जनरल के पास थे या वायसराय के पास थे। ठीक है, तो ये वाली बात जो है
वो दिखाई यहाँ पर नहीं देती है। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात था, बिल्कुल ठीक बात है, प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त हुई थी। ठीक है, प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त हुई थी, ये ठीक बात है। द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त होकर केंद्र में लागू किया गया था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि द्वैध शासन जो था वो प्रांतों से समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में लागू कर दिया गया था। नहीं, केंद्र में यहाँ पर क्या हुआ कि आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का बंटवारा किया गया, यानी केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ और प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त हुई और प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था अधिनियम 1935 के अनुसार। ठीक है, तो हमें दिखाई दे गया है कि हमें गलत पूछा गया, और गलत यहाँ पर कौन सा है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं थे। किसको थे वो गवर्नर जनरल को थे, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसको थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन से संबंधित है। फिर देखेंगे एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में, देखिए एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, कहां पर, केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे, देखो केंद्र में तो द्वैध शासन आया, लेकिन संघीय व्यवस्था की गई थी लेकिन लागू नहीं हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये संघीय व्यवस्था जो है लागू नहीं हुई, हालांकि संघीय न्यायालय का भी स्थापना हुई पर ये लागू नहीं हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, प्रावधान की बात यहाँ पर देखेंगे, प्रावधान कहां पर है, तो हमें पता है कि प्रावधान जो है वो 1935 के अधिनियम में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन और संघीय व्यवस्था अपनाई गई थी, यानी लाया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में ये इनके बारे में उपबंध किए गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कौन से अधिनियम में ये शामिल किया गया था, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसमें इसको शामिल किया गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, चलिए तो ये तो आसान प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, तो संघीय शासन की व्यवस्था किसने दी थी, अधिनियम 1935 ने। तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हर बार पूछे गए हैं, दिख रहा है आपको 2010 में पूछा गया है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो उसी तरीके से हमने प्रश्नों को शामिल किया गया है कि कई तरीके से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। देखिए अभी मैंने पिछली बार एक्सप्लेनेशन में, जो पिछला क्वेश्चन था उसके एक्सप्लेनेशन में ये मैंने प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही समझा दिया कि अवशेष शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो किसको दी गई थी, संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान पालिका को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को। तो जो संघ में अवशेष शक्तियां हैं, यानी जो विषय किसी को भी नहीं दिए गए हैं, उन विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार होता था वो किसको होता था, गवर्नर जनरल को होता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये आपको पहले से ही पता था, यानी पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था। ठीक है, तो ज्यादा समय यहाँ नहीं गवाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी ना, तो संघीय प्रणाली फेडरेशन जो सिस्टम था वो किस तरीके का था। ऑप्शन है अखिल भारतीय संघ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 में एमपीपीसीएस में ये पूछा गया। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन था, भारतीय संघ था फेडरेशन, या फिर संयुक्त भारत यूनाइटेड इंडिया, या फिर भारतीय परिसंघ को फेडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑल इंडिया फेडरेशन जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, और ये हम आपको बता चुके हैं कई बार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़े ही विषैले होते हैं भाई, आपका ध्यान उस पर नहीं पर जाता नहीं है, और कभी कभी क्या होता है कि सही आता हुआ प्रश्न भी आपसे गलत हो जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि भाई ये नहीं जो लगा हुआ है इसका बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए तो इसमें पूछा गया कौन सा महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। ठीक है, तो देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है, निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि,
एक संघ की योजना पर विचार, सरकारी सदस्यों का मनोनयन। तो देखिए यहाँ पर सरकारी सदस्यों का मनोनयन बिल्कुल था इसमें कि सरकारी सदस्य भी मनोनीत किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो ये तो प्रावधान था ही, और ये 1919 में भी प्रावधान था, ठीक है। तो इसको तो विस्तारित किया गया है, ठीक है। अगली जो बात आती है कि एक संघ की परियोजना का विचार बिल्कुल किया गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन के निर्माण की बात यहाँ पर की गई थी। तो एक परिसंघ के निर्माण की बात तो यहाँ पर दिखाई देती है। अगला क्या था कि निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, बिल्कुल यहाँ पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और जवाबदेह प्रतिनिधियों का भी यहाँ पर जो अवलोकन किया गया था, यानी उल्लेख यहाँ पर था कि जवाबदेह प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे और वो क्या होंगे, केंद्रीय विधानमंडल के प्रति कैसे होंगे, जवाबदेह होंगे, ठीक है। अच्छा, देश के लिए लिखित संविधान की यहाँ पर कोई बात नहीं करी गई थी, ठीक है। जो रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए भारत के लिए, उसके संविधान का यहाँ पर कोई वर्णन नहीं था, ठीक है। ये करा गया था बेवेल योजना में, ठीक है। बेवेल योजना जब आई थी तब लिखित संविधान की बात यहाँ पर की गई थी, लेकिन 1935 में लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी, ठीक है। और हमसे पूछा भी गया था क्या कि नहीं वाली बात, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लिखित संविधान के लिए यहाँ पर कोई बात नहीं करी गई थी, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, देखते हैं। अगला प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो क्यों महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प दिए गए, इनमें से देखना है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है और यहाँ से बहुत सारे आर्टिकल यहाँ से लिए गए हैं। जो हमारा जो प्रेजेंट वर्तमान समय में जो लागू संविधान है उस संविधान में यहाँ से बहुत सारे आर्टिकल यहाँ से लिए गए। इसके द्वारा स्वतंत्रता मिली थी, बिल्कुल गलत बात है, स्वतंत्रता इसके द्वारा नहीं मिली थी। स्वतंत्रता मिली थी हमें अधिनियम जो आया था 1947, तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो इसके अनुसार स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, बिल्कुल नहीं, 1947 में था, भारत विभाजन की बात बाद में हुई थी उसमें, तो इसमें ये है, ठीक है। हालांकि दूसरा जो है देखेंगे, इसमें विभाजन का कोई उल्लेख नहीं था। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी, बिल्कुल नहीं, रियासतें समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि उसे भारतीय परिसंघ में शामिल करने की बात जो थी वो यहाँ पर थी 1935 में, ठीक है। रियासतों को समाप्त करने की कोई बात यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। तो एक ही विकल्प बचता है कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये इसकी महत्ता है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम जो है, ये भारतीय संविधान के लिए से एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यहाँ से बहुत सारे संविधान जो आर्टिकल हैं, अनुसूचियां जो है वो यहाँ से ली गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है कि बर्मा का भारत से पृथककरण से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये करीब परीक्षा में, छोटी मोटी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। 2011 में यूपीसीएस में पूछा गया, इसके अलावा भी अन्य परीक्षाओं में ये कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, किस अधिनियम के थ्रू बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन किस अधिनियम के थ्रू इसको बाहर कर दिया गया था। तो हमें ये पता है, यहाँ दिया गया ऑप्शन ए, काउंसिल एक्ट 1909, 1919, 1935 या 1947, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 के अकॉर्डिंग बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और 1937 में ये लागू हुआ, यानी 1937 में बर्मा भारत से अलग कर दिया गया था और इसके लिए प्रावधान जो था वो प्रावधान 1935 में शामिल था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बर्मा भारत से अलग कब हुआ, तो 1937 में, 1937 में बर्मा भारत से अलग कर दिया गया था अधिनियम 1935 के अनुसार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1813 के संबंध में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, पीछे बैक की तरफ, और यहाँ पर जो हमारे चार्टर एक्ट दिए गए हैं वहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए तो वो काफी महत्वपूर्ण है, वहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। सारे प्रश्न जो है वो पीवाईक्यू टाइप ही है, आप देख पा रहे होंगे इनको, ठीक है। तो ये आईएएस 2019 की परीक्षा में पूछा गया है, चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आजकल परीक्षाओं का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप होमगार्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो प्रतीत होता है कि जैसे आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हो। तो
तो अपना परीक्षा का स्तर जो है वो ये मत सोचिए कि ये तो आईएएस का प्रश्न है, हमारी लोअर पीसीएस में क्यों ही आएगा, है ना। तो ऐसा सोच के मत चलिए, कहीं भी कुछ भी संभव हो सकता है। तो जान करके अपनी नॉलेज बढ़ाइए और प्रश्नों का अभ्यास करिए, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि कौन सा परीक्षा में प्रश्न कौन से में आएगा, ठीक। तो आरओ यूपीपीसीएस और अब तो ये लोअर पीसीएस और पेट जैसी परीक्षाओं के लिए संभव है, कैसे प्रश्न दिए जा सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो कुछ भी असंभव बात नहीं है। तो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट है, हमें देखना है कि इनमें से कितने सही हैं। पहला कथन है, इसने कंपनी के भारतीय व्यापार एकाधिपत्य को चाय व चीनी के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चार्टर एक्ट जो 1792 जो आया था उसमें एकाधिकार यानी व्यापार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, है ना। और 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें चाय और चीनी, ध्यान रखेंगे, है ना, चाय और चीनी, चीनी और चाय का मतलब क्या है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चीनी का मतलब है चीन के साथ व्यापार, ठीक है। चीनी का मतलब शुगर वाली बात नहीं है, चीनी मतलब चाय का मतलब तो चाय है ये टी, ठीक है, और चीनी का मतलब है चाइना, ठीक है। तो चाय और चाइना के साथ व्यापार की मोनोपोली जो है वो बनी रही, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार बना रहा कि चाय और चीनी पर उसकी मोनोपोली स्थापित रही 1813 के अकॉर्डिंग, चार्टर एक्ट 1813 का। तो ये वाली बात जो है वो सही है, यानी ये अधिनियम बना रहा, मतलब चाय और चीनी का एकाधिकार अंग्रेजों के पास बना रहा। बाकी के अन्य जो मोनोपोली थी, यानी भारत ईस्ट में व्यापार करने की जो इस मतलब जो प्रक्रिया थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, तो वो मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि मोनोपोली का मतलब क्या है, एकाधिकार का मतलब क्या है, क्या रेफरेंस करता है। तो एकाधिकार का यहाँ मतलब ये है कि जो ब्रिटिश की और कंपनियां थी तो वो भारत में आकर के व्यापार नहीं कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था और ये ब्रिटिश क्राउन से उन्हें ये शक्ति प्राप्त थी, यानी अधिकार प्राप्त था, यानी और कोई अगर कंपनी आकर के ब्रिटिश की यहाँ भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन जब 1813 का जो एक्ट आया तो चाय और चीनी में चाय और चाइना के साथ, ध्यान रखेंगे, है ना, चाय और चाइना के साथ में जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बनी रही। बाकी अन्य सभी क्षेत्रों में अदर कंपनी, यूरोप की या कह सकते हैं कि लंदन की या यूनाइटेड किंगडम की अन्य कंपनियां भी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी, ठीक है। तो ये अधिकार उनको प्राप्त कर हो गया था, ठीक है। चलिए दूसरा कथन देखते हैं कि इसने भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, ठीक है। तो ये वाली बात जो है ये संप्रभुता वाली बात जो है, ये बात जो है वो ठीक नहीं है। इसने भारतीय राज्यों पर क्या है, भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता यहाँ पर थोड़ी सुदृढ़ होती है, ठीक बात है। इसने भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, ठीक है। ये बात भी ठीक है, बिल्कुल सुदृढ़ वाली बात है, यानी कंपनी पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाने की बात यहाँ पर आती है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, उसके अलावा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आ गया था, नहीं, ये वाली बात जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। ये वाली बात भी ठीक है, यानी दूसरी कथन जो है वो सही है। तीसरा कथन जो है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आ गया था, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत का जो राजस्व है वो आया था 1857 के क्रांति के बाद 1858 में जो अधिनियम आया है ना, भारत शासन अधिनियम 1858 आया था, उसके अनुसार भारत का राजस्व जो है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब तीसरा जो कथन है वो सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन जो है वो दोनों ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, केवल एक और दो कथन जो है वो सही है, तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि भारत का जो राजस्व था वो ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में कब आया था, भारत शासन अधिनियम 1858 के अनुसार, ठीक है, 1858, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में भारत शासन अधिनियम आया उसके अंतर्गत जो है तब भारत का राजस्व जो है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक और दो सही है, तीसरा वाला कथन जो है वो सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं,
तो इसके अनुसार जो आपका जो सही विकल्प है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि किस भारतीयों को किस अधिनियम के अंतर्गत अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर 1861 का जो अधिनियम आया था, यहाँ पर भारतीयों को अपने प्रशासन में, यानी यहाँ पर शुरू किया गया, क्या शुरू किया गया था कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद होती थी, है ना, उसमें भारतीयों को शामिल करने की बात करी गई थी। ठीक है, और 1864 में यहाँ पर पटियाला के जो राजा थे उनको शामिल किया गया, बनारस के राजा शामिल किया गया, और BN राव को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। तो यहाँ पर 3 लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार हमारा प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तीनों में से ये देखना है कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन जिम्मेदार है इस बात के लिए, यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए। ठीक है, तो पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो 3 दिए गए हैं। तो यहां पर ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2, 1, 2 और तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो तीनों ही सही हैं, तीनों ही पॉइंट जिम्मेदार हैं भारत में आंग्ल शिक्षा के लिए। आंग्ल शिक्षा का मतलब क्या, अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 में चार्टर एक्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है, यानी यहाँ पर 1 लाख रुपए का अनुदान जो ग्रांट है वो स्वीकार किया गया था, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, यानी इंग्लिश एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए की ग्रांट यहाँ पर शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई थी। यानी जो 1813 का जो बजट आया, तो यहाँ इस बजट में 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया था, किस पर, शिक्षा पर, एजुकेशन पर। ठीक है, अच्छा, जनरल कमेटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसमें भी ये भी जिम्मेदार है अंग्रेजी शिक्षा के लिए, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद जो है ये भी दोनों ही जिम्मेदार। देखिए, प्राच्यविद और आंग्लविद का मतलब क्या है कि ओरिएंटलिस्ट और आपके जो एंग्लिस्ट हैं, इसमें क्या है कि प्राच्यविद का मतलब ये था कि जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है उसी को लागू करा जाए, और आंग्लविद का मतलब था जो एंग्लिसिस्ट थे वो इस बात के समर्थन में थे कि अंग्रेजी शिक्षा यानी यूरोपियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भारत में लागू किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि जब 1900 बात हो रही है 1835 की, तो 1835 में, है ना, तो यहाँ पर जो आपके थे 1835, एक्चुअली में क्या होता है कि 1828 से लेकर के 1835 तक, यानी 1828 से लेकर, है ना, 1835 तक यहाँ पर क्या होते हैं आपके माउंट क्या नाम है इनका, विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक जो है वो क्या रहते हैं, भारत के वायसराय हैं, विलियम बेंटिक। और इनके शासन काल में क्या होता है कि यहाँ पर जो है मैकाले, तो मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा में की जो नीति थी उसके पक्षधर थे। तो मैकाले को क्या होता है कि मैकाले अपना जो प्रस्ताव रखते हैं अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए, अंग्रेजी शिक्षा को प्रेरित करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर प्रस्ताव रखते हैं, और उनका प्रस्ताव जो है वो अंततः 1935 में, है ना, आपका 1935 में स्वीकार कर लिया जाता है, सॉरी 1835 में इसको स्वीकार कर लिया जाता है, 1835 में इसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये वाली बात जो है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राच्यविद और आंग्लविद भी इसमें शामिल है। तीनों ही विषय जो है, तीनों ही पॉइंट जो दिए गए, कथन दिए गए हैं, तीनों ही कथन जो है वो अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। तो हमारा जो कथन है वो, यानी ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो जैसे आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार जो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, चीन और चाय के साथ में जो एक व्यापार का एकाधिकार था उसे बरकरार रखा, बाकी के अन्य एकाधिकारों को समाप्त
कर दिया गया था। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो ये इसका जो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा 1813 चार्टर एक्ट के अधिनियम के अनुसार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो इसमें दो सूचियां दी गई हैं और इन सूचियों का हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखेंगे कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, सूची एक में दिया गया नियंत्रण परिषद की स्थापना, और दूसरा दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को अनुमति, कानूनी सदस्य की नियुक्ति, नियामक अधिनियम 1713 इधर लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो हम देखेंगे नियंत्रण परिषद की जो स्थापना की गई थी, यानी ये जो है क्या है, कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है नियंत्रण परिषद, इसको बोला जाएगा क्या है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। और इसको इसकी जो स्थापना करी गई थी वो जो आपका अधिनियम आया था कौन सा, 1784 का। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई थी। तो यानी नियंत्रण परिषद स्थापना 1784 के अनुसार किया गया था। ठीक है, तो इसको हम बी से मिला देंगे। दूसरा देंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1717 के थ्रू करी गई थी। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773, इसको नियामक अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश मिशनरियों का अनुमति जो दी गई थी भारत में आकर, तो ये जो थी वो चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आकर के अपने धर्म का प्रचार करने का अनुमति यहाँ प्रदान करी गई थी। ठीक है, तो कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति थी वो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 में था। कानून जो सदस्य दिया गया है, कानूनी सदस्य जो है ये जो वायसराय होते हैं या गवर्नर जनरल होते थे, तो उनकी कार्यकारी परिषद का सदस्य होता था। और मैकाले जो है वो पहले क्या बने थे, कानूनी सदस्य बने थे मतलब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया था वही है मैकाले। तो 1833 जो है यहाँ पर कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो पहले का मिलना है 2, फिर दूसरे का 1, तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 जो होगा वो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है 2 1 3 4, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है आपका ये 51। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे 50 तक, और बहुत ही जल्द अगले प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास जो है वो काफी लंबी होने वाली है, हो गई है। तो आज का इतने प्रश्नों को रखेंगे, यानी 50 तक आज हमने ये प्रश्न हल किए हैं। अगली क्लास में 51वां प्रश्न यानी जो है यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न हमारे पास बहुत हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, और पूर्ण व्याख्या के साथ उनको समझेंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ रखे गए हैं, और व्याख्याएं भी आपको आई होप के समझ में आ रही होंगी। और अगर कहीं भी किसी व्याख्या में आपको कोई त्रुटि या समझने में परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।